दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और भी नई किताबें पॉपुलर डिमांड पर लेकर आ रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द क्रुकेड हाउस। ये कहानी है इंग्लैंड के एक बड़े, पुराने और रहस्यमय घर थ्री गेबल्स में घटती है। इस घर में धनी और शक्तिशाली बुजुर्ग व्यक्ति अरिस्टाइड लियोनाइड्स अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के हर सदस्य के अपने अपने राज और इच्छाएं हैं। जब अचानक अरिस्टाइड की मौत हो जाती है तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि इसमें गहरी साजिश छिपी है। घर का हर एक व्यक्ति शक के घेरे में आता है और हर किसी पर शक किया जा सकता है। लेखिका की भूमिका। ये किताब मेरी अपनी खास पसंदीदा किताबों में से एक है। कई सालों तक मैं इसे अपने मन में संजोए रही, इसके बारे में सोचती रही, इसे गढ़ती रही और खुद से कहती रही, कभी जब मेरे पास खूब समय होगा और मैं सचमुच आनंद लेना चाहूँगी, तब मैं इसे शुरू करूँगी। अगर मैं अपने काम को देखूँ तो 5 किताबें मेहनत वाली होती हैं और एक किताब पूरी तरह आनंद से लिखी जाती है। क्रुकेड हाउस पूरी तरह आनंद का अनुभव था। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या पाठक कभी जान पाते हैं कि कोई किताब लिखना लेखक के लिए कठिन या आनंददायक है। बार बार लोग मुझसे कहते हैं, आपको तो ये किताब लिखने में बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन सच तो ये है कि कई बार किताब वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हैं। किरदार जमे से लगते हैं, कहानी बेवजह उलझी रहती है और संवाद कृत्रिम से लगते हैं, पर शायद लेखक खुद अपनी किताब का सही न्यायाधीश नहीं होता। खैर, लगभग हर किसी ने क्रुकेड हाउस को पसंद किया है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि ये मेरी सबसे अच्छी किताबों में से एक है। मुझे नहीं पता कि लियोनाइड्स परिवार का विचार मेरे मन में कैसे आया। वे बस अचानक आ गए। फिर जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही वे बढ़ते गए। मुझे तो ऐसा लगा मानो मैं बस केवल उनकी लेखिका नहीं, बल्कि उनकी लिखने वाली सेवक भर हूँ। अगाथा क्रिस्टी। अध्याय 1। मैंने पहली बार सोफिया लियोनाइड्स को मिस्र, इजिप्ट में युद्ध के अंत के दिनों में जाना। वो वहाँ फॉरेन ऑफिस के एक विभाग में एक ऊंचे पद पर काम कर रही थी। मैं उसे शुरुआत में आधिकारिक काम के कारण मिला और जल्दी समझ गया कि उसकी योग्यता और मेहनत नहीं उसे इतनी कम उम्र में, उस समय उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, मैं ये पद दिलवाया है। वो देखने में बहुत आकर्षक थी, दिमाग साफ था और उसका हल्का सा सूखा हास्यबोध मुझे बहुत भाया। हम दोस्त बन गए। उससे बात करना बहुत आसान था। हम डिनर और कभी कभी डांस का खूब आनंद लेते थे। अब तक मुझे सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन यूरोपीय युद्ध खत्म होने के बाद जब मुझे पूर्व ईस्ट भेजा गया, तब मुझे कुछ और एहसास हुआ कि मैं सोफिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये एहसास मुझे एक डिनर पर हुआ जब हम शेफर्ड्स में बैठे थे। ये मुझे किसी अचानक झटके की तरह नहीं लगा, बल्कि जैसे किसी सच्चाई को पहचान लिया हो, जिसे मैं बहुत पहले से जानता था। मैंने उसे एक नज़रिए से देखा, एक नया नज़रिया, पर वही देखा जो मैं पहले से जानता था। मुझे सब कुछ अच्छा लगा। उसके माथे से ऊपर उठते गहरे और घुंघराले बाल, चमकीली नीली आँखें, छोटा लेकिन दृढ़ जबड़ा और सीधी नाक। मुझे उसका हल्का ग्रे रंग का सिला सिलाया सूट और साफ सफ़ेद शर्ट बहुत पसंद आया। वो बिल्कुल ताजगी भरी इंग्लिश लग रही थी, और ये बात मुझे 3 साल बाद अपने देश को न देख पाने के कारण बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा, कोई और इतना अंग्रेज स्वभाव का हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल मुझे संदेह हुआ, क्या सचमुच वो उतनी ही इंग्लिश थी जितनी दिख रही थी? असली चीज़ कभी मंच पर निभाए गए किरदार जैसी पूर्णता रखती है क्या? मुझे ये भी महसूस हुआ कि हम चाहे कितनी भी बातें करते थे, विचार, पसंद, नापसंद, भविष्य, दोस्त और पहचान वाले, लेकिन सोफिया ने कभी अपने घर या परिवार का जिक्र नहीं किया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत अच्छी श्रोता थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मानता था
कि उसका भी एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि होगा, पर उसने कभी कुछ कहा ही नहीं और इस क्षण तक मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ था। सोफिया ने मुझसे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने सच सच उत्तर दिया, तुम्हारे बारे में। मैं समझ गई, उसने कहा, और उसकी आवाज़ से लगा जैसे सचमुच समझ गई हो। शायद हम 2 साल तक फिर से न मिले। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं कब इंग्लैंड वापस आऊँगा, लेकिन जैसे ही लौटूंगा सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, तुमसे मिलने आऊँगा और तुमसे शादी के लिए पूछूंगा। उसने बिना किसी हैरानी से ये बात सुन ली। वो वहीं बैठी रही, सिगरेट पीती हुई, मेरी ओर देखे बिना। 1-2 पल मुझे घबराहट हुई कि कहीं वो मेरी बात ठीक से न समझ पाई हो। सुनो, मैंने कहा, एक चीज़ मैं पक्के तौर पर नहीं करना चाहता, तुमसे अभी शादी के लिए पूछना। अभी ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। अगर तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं दुखी होकर किसी बेकार औरत से शादी कर बैठूंगा, सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए। और अगर तुम मना न भी करती तो हम क्या करते? शादी करके तुरंत अलग हो जाते या सगाई करके सालों इंतज़ार करते रहते? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह बन जाओ। हो सकता है तुम किसी और से मिलो, पर सिर्फ मेरे प्रति लॉयल रहने के कारण बंधी रहो। हम एक अजीब और तेज तर्रार माहौल में जी रहे हैं, जहाँ शादियाँ और रिश्ते पल पल बनते और टूटते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, बिल्कुल आज़ाद और स्वतंत्र रहो और नए युद्धोत्तर पोस्ट वॉर संसार को देखो। सोचो और तय करो कि तुम्हें उससे क्या चाहिए। जो रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच है सोफिया, वो स्थायी होना चाहिए। मुझे किसी और तरह की शादी की ज़रूरत नहीं। मुझे भी नहीं, सोफिया ने कहा। दूसरी ओर मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यह बताने का हक है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन बिना ज़्यादा कविताएं या भावनाओं के, सोफिया ने हल्के व्यंग से कहा। डार्लिंग, तुम समझती क्यों नहीं? मैं कोशिश कर रहा था कि ये ना कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे रोक दिया। मैं समझती हूँ चार्ल्स, और मुझे तुम्हारा ये मज़ेदार तरीका पसंद है। और हाँ, जब तुम वापस आओगे, अगर तब भी चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। अब मेरी बारी थी बीच में बोलने की। इसमें तो कोई शक नहीं है। हर चीज़ में शक होता है चार्ल्स। हमेशा कोई ना कोई अनजान फैक्टर होता है जो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। सबसे बड़ी बात, तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हो, है ना? मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम इंग्लैंड में कहाँ रहती हो। मैं स्विनली डीन में रहती हूँ। मैंने सिर हिलाया। स्विनली डीन का नाम सुनते ही मुझे लंदन का वो इलाका याद आया जो अपने 3 बेहतरीन गोल्फ कोर्सेस की वजह से मशहूर है, जहाँ बड़े बड़े सिटी फाइनेंसियर्स खेलते हैं। उसने धीरे से सोचते हुए कहा, एक टेढ़े मेढ़े घर में। शायद मैं थोड़ा हैरान दिखा क्योंकि वो मुस्कुराई और समझाने लगी, ये तो बस एक कहावत थी और वे सब एक छोटे टेढ़े मेढ़े घर में साथ रहते थे। हमारा घर सचमुच छोटा तो नहीं है, पर हाँ, टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर है, गेबल्स और हाफ टिम्बरिंग से भरा हुआ। क्या तुम बड़े परिवार से हो? भाई बहन वगैरह? हाँ, एक भाई, एक बहन, माँ, पिता, एक अंकल, एक आंटी, दादा, दादी, एक बड़ी बुआ और एक सौतेली दादी। ओह गॉड, मैंने हैरान होकर कहा। वो हंसी और बोली, बिल्कुल, हम सब हमेशा एक साथ नहीं रहते। युद्ध के कारण ऐसा हुआ, लेकिन पता नहीं। उसने सोचते हुए माथा सिकोड़ लिया। शायद आत्मिक रूप से तो हमारा परिवार हमेशा साथ ही रहा है, दादाजी की नज़र और सुरक्षा के नीचे। मेरे दादाजी एक वाकई अलग किस्म के इंसान हैं। वो 80 के ऊपर है, कद में बस 4 फुट 10, लेकिन उनके सामने बाकी सब लोग फीके लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैंने कहा। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। वो स्मिर्ना के ग्रीक है, नाम है अरिस्टाइड लियोनाइड्स। फिर आंखों में चमक के साथ बोली, और हाँ, वो बहुत ही अमीर है। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद क्या कोई अमीर बचेगा? मैंने पूछा। मेरे दादाजी तो ज़रूर बचेंगे, सोफिया ने विश्वास से कहा। किसी भी अमीरों को डुबाने की तकनीक से उनका कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा वो खुद ही उन लोगों को डुबा देते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर
उसने कहा, सोचती हूँ तुम्हें वो पसंद आएगी या नहीं। तुम्हें तो पसंद है, मैंने पूछा। दुनिया में सबसे ज़्यादा, सोफिया ने जवाब दिया। अध्याय 2। मैं इंग्लैंड लौटने से पहले 2 साल से भी ज़्यादा बीत गए। ये साल आसान नहीं थे। मैं सोफिया को चिट्ठियाँ लिखता रहा और उसकी तरफ से भी जवाब आते रहे। हमारी चिट्ठियाँ लव लेटर्स नहीं थी, ये 2 करीबी दोस्तों के बीच बातचीत थी। विचारों, सोच और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कमेंट्स। फिर भी मुझे यकीन था कि मेरे लिए और शायद सोफिया के लिए भी हमारा रिश्ता गहरा था और मजबूत होता जा रहा था। मैं सितंबर के एक धुंधले, हल्के, काले दिन इंग्लैंड पहुंचा। शाम की रोशनी में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी लग रही थी। हवा के झोंके खेलते इधर उधर बह रहे थे। एयरफील्ड से मैंने सोफिया को टेलीग्राम भेजा। अभी जस्ट पहुंचा, क्या तुम मेरे साथ डिनर लेना चाहोगी? मारियो में 9 बजे। चार्ल्स। कुछ घंटे बाद मैं टाइम्स पढ़ रहा था। जन्म, विवाह और मृत्यु वाले स्तंभ में मेरी नज़र नाम लेनाइट्स पर पड़ी। 19 सितंबर को 3 गेबल्स, स्विनली डीन में अरिस्टाइड लेनाइट्स, ब्रेंडा लेनाइट्स के प्रिय पति, अपने 25वें वर्ष में। गहरी संवेदना। इसके ठीक नीचे एक और सूचना थी। लेनाइट्स अचानक अपने निवास 3 गेबल्स, स्विनली डीन में अरिस्टाइड लेनाइट्स, उनके पुत्र और पौत्रों द्वारा गहरे शोक में स्मरण, फुल सेंट एल्डर्ड के गिरजाघर स्विनली डीन भेज दिए जाए। मुझे ये दोनों सूचनाएं अजीब लगी, जैसे किसी कर्मचारी के गलती से 2 बार छप गई हो। लेकिन मेरा असली ध्यान बस सोफिया पर था। मैंने तुरंत तार भेजा। अभी अभी तुम्हारे दादाजी के निधन का समाचार देखा, बहुत दुख हुआ। बताओ कब तुमसे मिल सकता हूँ? चार्ल्स। शाम 6 बजे मेरे पिता के घर पर सोफिया का तार पहुँचा। 9 बजे मारियो के यहाँ मिलूंगी। सोफिया। सोफिया से फिर मिलने का विचार मुझे घबराहट और उत्साह दोनों दे रहा था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। मैं मारियो के यहाँ 20 मिनट पहले ही पहुँच गया। सोफिया केवल 5 मिनट देरी से आई। किसी ऐसे व्यक्ति से फिर मिलना जिसे आपने बहुत समय से नहीं देखा, लेकिन जो पूरे समय आपके मन में रहा हो, हमेशा अजीब सा अनुभव होता है। जब अंत में सोफिया घूमते दरवाजे से भीतर आई तो हमारी मुलाकात मुझे बिल्कुल अवास्तविक सी लगी। वो काले कपड़ों में थी और किसी अजीब कारण से ये देखकर मैं चौंक गया। बाकी और औरतें भी काले कपड़े पहनी थी, पर मेरे मन में ये साफ था कि ये शौक की है, और मुझे हैरानी हुई कि सोफिया भी उन लोगों में से है जो किसी करीबी रिश्तेदार के लिए काले कपड़े पहनती है। हमने पहले कॉकटेल पी, फिर अपनी टेबल ढूंढकर बैठ गए। हम तेज़ी और कुछ घबराहट में बातें करने लगे। कायरो के दिनों के पुराने दोस्तों के बारे में पूछते रहे। बातें थोड़ी बनावटी थी, लेकिन उसने हमारी पहली झिझक दूर कर दी। मैंने उसके दादाजी की मौत पर संवेदना जताई। सोफिया ने धीरे से कहा कि ये बहुत अचानक हुआ। फिर हम फिर से पुराने किस्से याद करने लगे, लेकिन मन में ये बेचैनी थी। कुछ गलत था, सिर्फ पुरानी झिझक नहीं, कुछ और। सोफिया के साथ ही कुछ ठीक नहीं था। क्या वो मुझे बताने वाली थी कि उसे कोई और मिल गया है, कि मुझसे उसका लगाव एक गलती थी? पर मुझे नहीं लगता था कि ये बात थी। क्या था मैं समझ नहीं पा रहा था। इसी बीच हम अपनी बनावटी बातें करते रहे। अचानक जब वेटर ने टेबल पर कॉफ़ी रखी और झुककर चला गया, सब कुछ साफ हो गया, जैसे पहले भी कितनी बार हुआ था। मैं और सोफिया एक छोटे रेस्टोरेंट की टेबल पर आमने सामने बैठे थे। ऐसा लगा मानो इन सवालों की जुदाई कभी हुई ही न हो। सोफिया, मैंने कहा, और उसी पल उसने कहा, चार्ल्स। मैंने राहत की सांस ली। ईश्वर का शुक्र है, ये झिझक तो खत्म हुई। मैंने कहा, हमारे बीच क्या गलत था? मैंने पूछा। शायद मेरी ही गलती थी, मैं मूर्ख थी। लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। हम दोनों मुस्कुराए। डार्लिंग, मैंने कहा, फिर पूछा, तुम मुझसे कितनी जल्दी शादी करोगी? उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वही कुछ फिर और लौट आया। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं पक्का नहीं बता सकती चार्ल्स कि मैं तुमसे कब शादी कर पाऊंगी।
लेकिन सोफिया, क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अजनबी हूँ? क्या तुम चाहती हो थोड़ा समय ताकि मुझे फिर से अपना बना सको? क्या कोई और है? नहीं, मैं रुक गया। मैं मूर्ख हूँ। बात इनमें से कुछ भी नहीं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। उसने सिर हिलाया। मैं चुपचाप इंतज़ार करता रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे दादाजी की मौत के बारे में है। तुम्हारे दादाजी की मौत? लेकिन क्यों? इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तुम ये तो नहीं सोचती पैसे की वजह से? क्या उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं? लेकिन डार्लिंग, ऐसा तो। ये पैसों की बात नहीं है। सोफिया ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगता है तुम मुझे जैसी हूँ वैसी ही अपना लोगे। और दादाजी ने ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं गंवाए। तो फिर क्या बात है? मैंने पूछा। सिर्फ उनकी मौत। देखो चार्ल्स, मुझे लगता है कि वो बस ऐसे ही नहीं मर गए। मुझे लगता है शायद उनकी हत्या हुई है। मैं उसे घूरता रह गया। लेकिन ये तो अजीब ख्याल है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ये मेरा ख्याल नहीं है। डॉक्टर शुरू से ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने से मना कर दिया। अब पोस्टमार्टम होने वाला है। साफ है कि उन्हें भी शक है। मैंने उस पर बहस नहीं की। सोफिया दिमाग से तेज थी और उसके निकाले नतीजों पर भरोसा किया जा सकता था। मैंने गंभीरता से कहा, उनका शक गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर सच भी मान लो तो ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? कुछ हालातों में रख सकता है। तुम डिप्लोमेटिक सर्विस में हो, वहाँ बीवियों के बारे में काफ़ी सख्ती होती है। और प्लीज़ वो सब मत कहना जो तुम अभी कहना चाहते हो। हाँ, तुम सही सोचते हो और मैं तुमसे सहमत भी हूँ। लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ चार्ल्स, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सबके लिए अच्छी चीज़ लगे। मैं ये नहीं चाहती कि लोग इसे सिर्फ मोहब्बत के लिए बलिदान कहें। और जैसा मैंने कहा, हो सकता है सब कुछ ठीक ही हो। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर गलत हो सकता है? हाँ, और अगर डॉक्टर गलत नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक सही इंसान ने उन्हें मारा हो। क्या मतलब है सोफिया? ये बहुत भद्दी बात थी, लेकिन सच्चाई यही है। उसने मेरी अगली बात रोक दी। नहीं चार्ल्स, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। शायद मैंने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आई थी ताकि तुमसे सीधी बात कर सकूं और तुम्हें समझा सकूं। जब तक ये मसला साफ नहीं होता, हम कुछ तय नहीं कर सकते। कम से कम इसके बारे में बता तो दो। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन सोफिया। नहीं चार्ल्स, मैं नहीं चाहती कि तुम हमें मेरी नज़र से देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमें बाहर के नज़र से देखो, बिना किसी पक्षपात के। और ये सब मैं कैसे करूँ? मैंने पूछा। सोफिया ने मुझे देखा। उसकी चमकीली नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें ये सब अपने पिता से पता चल जाएगा, उसने कहा। मैंने सोफिया को कायरो में बताया था कि मेरे पिता स्कॉटलैंड यार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। वो अभी उसी पद पर थे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर ठंडी सी भारी चट्टान आकर बैठ गई। तो मामला इतना बुरा है? मैंने धीरे से कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुमने उस आदमी को देखा जो दरवाजे के पास वाली टेबल पर अकेला बैठा है? थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला, लेकिन बिल्कुल एक्स आर्मी टाइप। हाँ देखा। वो आज शाम स्विनली डेन प्लेटफॉर्म पर भी था जब मैं ट्रेन में चढ़ी। मतलब वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? हाँ, मुझे लगता है हम सब, कैसे कहें, गहरी निगरानी में हैं। उन्होंने तो लगभग साफ कह दिया कि हम सबको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार थी और मैं मिलना चाहती थी। मैं बाथरूम की खिड़की से निकली और पानी की पाइप पकड़कर नीचे उतर आई। डार्लिंग, मैंने चौंक कर कहा, लेकिन पुलिस बहुत काबिल है और फिर मैंने तुम्हें जो टेलीग्राम भेजा था वही काफ़ी था। खैर, अब हम यहाँ हैं साथ में, लेकिन अब से हम दोनों को अकेले अकेले रहना होगा। वो रुकी और फिर धीरे से बोली, दुर्भाग्य से इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें तो ज़रा भी शक नहीं, मैंने कहा। और दुर्भाग्य से मत कहो, तुम और मैं एक वर्ल्ड वॉर से बचकर निकले हैं, कई बार अचानक मौत के मुंह से निकले हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक बूढ़े आदमी की अचानक मौत से
हमें डरना चाहिए। वैसे उनकी उम्र कितनी थी? 85। हाँ, मुझे टाइम्स में पढ़कर याद है। अगर मुझसे पूछो तो वो बस बुढ़ापे से मरे होंगे, और कोई भी डॉक्टर ये मान सकता है। अगर तुम मेरे दादाजी को जानते, सोफिया ने कहा, तो तुम हैरान होते कि वो किसी भी चीज़ से मर सकते हैं। अध्याय 3। मैं हमेशा अपने पिता के पुलिस काम में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेता था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे इसमें सीधी और व्यक्तिगत दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। मैंने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा था। जब मैं पहुंचा तो वो घर पर नहीं थे। नहाकर, दाढ़ी बनाकर और कपड़े बदलकर मैं सोफिया से मिलने चला गया था। जब मैं लौटा तो ग्लोवर ने बताया कि वो अपने स्टडी में है। वो अपनी मेज़ पर ढेर सारे कागज़ों पर झुके हुए थे। जैसे ही मैं अंदर आया, वो तुरंत उठ खड़े हुए। चार्ल्स, अरे बहुत समय हो गया। 5 साल की जंग के बाद हमारी मुलाकात किसी फ्रेंचमैन को शायद निराश करती। असल में मिलने की सच्ची भावना तो थी, लेकिन हम दोनों के बीच समझदारी का रिश्ता था। मेरे पास कुछ विस्की है, उन्होंने कहा। बता देना कब रोकना है। माफ़ करना, जब तुम आए तो मैं बाहर था। बहुत काम है और एक बड़ा केस सामने आया है। मैं कुर्सी पर टिक कर बैठा और सिगरेट जलाई। अरिस्टाइड लेनाइट्स? मैंने पूछा। उनकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। आवाज़ नरम थी, लेकिन स्टील जैसी मजबूत। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो चार्ल्स? तो मैं सही हूँ। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इन्फॉर्मेशन मिली है। पिता चुप रहे। मेरी जानकारी, मैंने कहा, सीधे स्टेबल से मिली है। बोलो चार्ल्स, सब बताओ। शायद आपको अच्छा न लगे, मैंने कहा। मैंने सोफिया लेनाइट से कायरो में मुलाकात की थी। मैं उससे प्यार करने लगा। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। आज रात उससे मिला। हम साथ में डिनर पर गए। तो वो तुम्हारे साथ डिनर पर? लंदन में? ये तो अजीब है। परिवार को तो बहुत शिष्टता से कहा गया था कि घर पर ही रहे। बिल्कुल। तो वो बाथरूम की खिड़की से पाइप पकड़कर नीचे उतर आई। पिता के होंठ हल्के से मुस्कुराए। लगता है लड़की काफ़ी रिसोर्सफुल है और आपकी पुलिस भी काफ़ी काबिल है, मैंने कहा। एक अच्छा सा आर्मी टाइप उसका पीछा करते हुए मारियोस तक पहुंच गया। मुझे यकीन है मैं भी आपकी रिपोर्ट में दर्ज हो जाऊंगा। 5 फुट 11, बुरे बाल, बुरी आंखें, डार्क ब्लू पिन स्ट्राइप सूट वगैरह। पिता ने मुझे गहराई से देखा। ये सीरियस है? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने कहा, बहुत सीरियस है डैड। कुछ पल चुप्पी रही। क्या तुम्हें एतराज़ है? मैंने पूछा। 1 हफ्ता पहले होता तो मुझे कोई एतराज़ न होता। वो लोग अच्छी जानी मानी फैमिली है। लड़की के पास पैसा भी होगा और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम आसानी से अपना दिमाग नहीं खोते। लेकिन अभी, हाँ डैड, अब भी सब ठीक हो सकता है अगर क्या? अगर सही आदमी ने ये किया हो। ये उस रात दूसरी बार था जब मैंने ये वाक्य सुना। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। कौन है वो सही आदमी? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। तुम्हें आखिर कितना पता है इस सब के बारे में? कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो चौंक कर बोले। लड़की ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने कहा कि मैं सब कुछ बाहर वाले की नज़र से देखूं। मैं सोचता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा होगा। क्या ये साफ नहीं है? नहीं चार्ल्स, मुझे नहीं लगता ये इतना साफ है। वो कमरे में टहलने लगे। उन्होंने सिगार जलाई थी, लेकिन वो बुझ गई। इससे मुझे पता चला कि वो कितने परेशान हैं। तुम्हें फैमिली के बारे में कितना पता है? उन्होंने अचानक पूछा। कुछ खास नहीं, मुझे बस इतना पता है कि बूढ़ा आदमी था और बहुत से बेटे, पोते और रिश्तेदार थे। मुझे तो पूरा सिलसिला भी साफ नहीं है। मैं रुका और फिर बोला, आप ही मुझे सब कुछ बताइए डैड। ठीक है, वो बैठ गए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। अरिस्टाइड लेनाइट से। वो इंग्लैंड तब आया जब उसकी उम्र 24 साल की थी। स्मिर्ना से आया एक ग्रीक। तुम्हें इतना तो पता है? हाँ, लेकिन यहीं तक। दरवाज़ा खुला और ग्लोवर आया। उसने बताया कि चीफ इंस्पेक्टर टैवनर आए हैं। ये केस उन्हीं के पास है, मेरे पिता ने कहा। उन्हें अंदर बुला लेते हैं। ये परिवार के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं।
मैंने पूछा कि क्या लोकल पुलिस ने यार्ड को बुलाया था। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है। स्विनली डीन ग्रेटर लंदन में आता है। मैंने सिर हिलाया। तभी चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर कमरे में आए। मैं उन्हें कई सालों से जानता था। उन्होंने मुझे गर्मजोशी से अभिवादन किया और सही सलामत लौटने की बधाई दी। मैं चार्ल्स को सब कुछ बता रहा हूँ। डैड ने कहा, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो ठीक कर देना टैवर्नर। लेनाइट्स 1884 में लंदन आया। उसने सोहो में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वो चला, फिर दूसरा खोला। कुछ ही समय में उसके पास 7-8 रेस्टोरेंट हो गए। सब खूब चले। उसने जो भी काम किया उसमें कभी गलती नहीं की। चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर ने कहा, उसके पास नैसर्गिक समझ थी। मेरे पिता ने कहा, आखिर में लंदन के ज़्यादातर मशहूर रेस्टोरेंट के पीछे उसी का हाथ था। फिर उसने कैटरिंग बिजनेस बड़े पैमाने पर शुरू किया। वह और भी कई बिजनेसेस में था। टैवर्नर ने कहा, सेकेंड हैंड कपड़ों का बिजनेस, सस्ती ज्वेलरी शॉप्स और भी बहुत कुछ। हाँ, लेकिन वो सोचते हुए रुका। वो हमेशा से थोड़ा अजीब ट्विस्टर था। मतलब वो एक बदमाश था? मैंने पूछा। टैवर्नर ने सिर हिलाया। नहीं, बदमाश नहीं। क्रूकेट हाँ, लेकिन क्रूक नहीं। कभी भी कानून के बाहर कुछ नहीं किया। लेकिन वो ऐसा आदमी था जो हमेशा सोचता रहता कि कानून को कैसे घुमाया जाए। इसी वजह से उसने पिछले युद्ध में ढेरों पैसा कमाया। बूढ़ा होने के बावजूद उसका कोई काम गैरकानूनी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो किसी नई चाल पर हाथ डालता, उसके खिलाफ कानून बनाना पड़ता और तब तक वो अगले काम पर पहुंच जाता। उसकी शख्सियत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, अजीब बात है, वो आकर्षक तो था। टैवर्नर ने कहा, उसमें पर्सनालिटी थी। देखने में कुछ खास नहीं, बस एक ग्नोम जैसा छोटा सा बदसूरत आदमी, लेकिन चुंबकीय। औरतें हमेशा उसके पीछे पागल हो जाती थी। उसकी शादी भी काफ़ी हैरान करने वाली थी। मेरे पिता ने कहा, उसने एक कंट्री स्क्वायर की बेटी से शादी की जो MFH में था। मैंने बोहें उठाई। पैसे की वजह से? डैड ने सिर हिलाया। नहीं, वो लव मैरिज था। वो उससे एक दोस्त की शादी में केटरिंग बिजनेस के दौरान मिली थी और उसी से प्यार कर बैठी। उसके माता पिता बहुत नाराज़ हुए, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। लेकिन उस आदमी में आकर्षण था। उसमें कुछ विदेशी सा ज़बरदस्त आकर्षण था जो उसे भा गया। वो अपने वर्ग के साथ ऊब चुकी थी और शादी खुशहाल रही। हाँ, अजीब तरह से बहुत खुशहाल रही। बेशक उनके दोस्त अलग अलग थे। वो दिन थे जब पैसों ने अलग अलग भेदभाव को मिटाया नहीं था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने बिना दोस्तों के भी काम चला लिया। उसने स्विनली डीन में एक अजीब सी बड़ी हवेली बनवाई और वहीं रहने लगे। उनके 8 बच्चे हुए। तो ये सचमुच एक परिवार की गाथा है। और लेनाइट्स ने स्विनली डीन का चुनाव बहुत समझदारी से किया। तब वो जगह बस फैशनेबल बनना शुरू ही हुई थी। दूसरा और तीसरा गोल्फ कोर्स अभी बना भी नहीं था। वहाँ पुराने लोग रहते थे जिन्हें अपने बागानों से प्यार था और जिन्हें मिसेस लेनाइट्स पसंद थी, और साथ ही अमीर सिटी मैन थे जिन्हें लेनाइट्स के साथ उठना बैठना था। तो उनके पास रिश्ते चुनने के विकल्प थे। वो पूरी तरह खुश थे जब तक कि 1905 में मिसेस लेनाइट्स की निमोनिया से मौत नहीं हो गई। उन्हें 8 बच्चों के साथ छोड़कर एक बचपन में ही मर गया। 2 बेटे पिछले युद्ध में मारे गए। एक बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई और वही मर गई। एक कुंवारी बेटी की मोटर एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक की कुछ साल पहले मौत हुई। अब सिर्फ 2 जिंदा हैं। सबसे बड़ा बेटा रॉजर, जिसकी शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं, और फिलिप, जिसने एक मशहूर एक्ट्रेस से शादी की और उसके 3 बच्चे हैं। तुम्हारी सोफिया, यूस्टेस और जोसेफिन। और ये सब लोग अलग रह रहे हैं। कहाँ है वो? 3 गेबल्स। हाँ, रॉजर लेनाइट्स का घर युद्ध से बम से नष्ट हो गया था। फिलिप और उसका परिवार 1948 से वहीं रह रहे हैं और वहाँ एक बुजुर्ग आंटी भी है, मिस डे हैविलैंड, जो पहली मिसेस लेनाइट्स की बहन है।
उन्हें अपने जीजा से हमेशा नफरत रही, पर जब उनकी बहन मर गई तो उन्होंने अपना फर्ज समझा कि बुलावे को स्वीकार करें, उसी घर में रहे और बच्चों की परवरिश करें। वो फर्ज निभाने में बहुत सख्त है, इंस्पेक्टर टेवरर ने कहा, लेकिन वो ऐसी औरत नहीं जो किसी पर राय बदले। उन्होंने हमेशा लेनाइट्स और उसके तरीकों को नापसंद किया। तो मैंने कहा, ये घर तो पूरा भरा हुआ है, आप किसे समझते हैं कि किसने हत्या की है? टेवरनर ने सिर हिलाया। अभी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, कम ऑन टेवरनर। मैंने कहा, यह अदालत नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मुझे शक है किसी पर? नहीं, टेवरनर ने गमगीन होकर कहा, और हो सकता है हमें कभी पता भी न चले। मतलब हो सकता है उसकी हत्या हुई ही ना हो। नहीं, हत्या हुई है, जहर देकर। लेकिन तुम जानते हो ऐसे जहर वाले मामले कितने पेचीदा होते हैं। सबूत पाना कठिन होता है, बहुत पेचीदा। सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में तो सब साफ बैठा होगा, है ना? ये बस मजबूत शक है। मामला एकदम साफ लगता है, सही जाल जैसा, पर मैं पक्का नहीं कह सकता। मुश्किल है। मैंने अपने पिता की तरफ उम्मीद से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, चार्ल्स, हत्या के मामलों में अक्सर वही हल सही होता है जो सबसे साफ साफ नजर आता है। बूढ़े लेनाइट्स ने 10 साल पहले फिर से शादी की थी, जब वो 75 साल के थे। हाँ, उन्होंने 24 साल की एक लड़की से शादी की। मैंने हैरानी से सीटी बजाई। वो लड़की कैसी थी? चाय की दुकान में काम करने वाली, बिल्कुल इज्जतदार लड़की, देखने में ठीक ठाक, पर थोड़ी कमज़ोर और सुस्त। और वही सबसे बड़ी शक की वजह है। सोचो ज़रा साहब, टेवरनर ने कहा, वो अब सिर्फ 34 साल की है और ये उम्र खतरनाक मानी जाती है। उसे आराम की ज़िंदगी पसंद है और घर में एक जवान आदमी भी है, पोते पोतियों का शिक्षक। उसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। दिल की बीमारी या कुछ और है। दोनों की नज़दीकी बहुत गहरी है। मैंने उसे ध्यान से देखा। ये तो वाकई पुराना और जाना पहचाना ढर्रा सा लग रहा था। वही पुराना मिश्रण। और दूसरी मिसेस लेनाइट्स, डैड ने जोर देकर कहा था, पूरी तरह इज्जतदार थी। लेकिन इज्जतदारी के नाम पर भी कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। जहर कौन सा था? मैंने पूछा। आर्सेनिक? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर को लगता है ये एसराइन है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आसानी से पता चल जाता होगा किसने खरीदा। नहीं, ये मामला अलग है। ये तो उसकी अपनी चीज़ थी, आई ड्रॉप्स। लेनाइट्स को डायबिटीज़ थी, डैड ने कहा। उन्हें बाकायदा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। इंसुलिन छोटी बोतलों में आती है, जिन पर रबर का ढक्कन होता है। एक सुई उस ढक्कन से अंदर डालकर इंजेक्शन भर लिया जाता है। मैंने असली बात तुरंत समझ ली। और बोतल में इंसुलिन नहीं, बल्कि एसराइन था। बिल्कुल। और इंजेक्शन किसने लगाया? मैंने पूछा। उसकी पत्नी ने। अब मुझे समझ आया कि सोफिया ने राइट पर्सन से क्या मतलब निकाला था। मैंने पूछा, परिवार का रिश्ता दूसरी मिसेस लेनाइट से कैसा है? अच्छा नहीं है, शायद ही आपस में बातचीत करते हो। अब तो सब और साफ लग रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर टेवरनर को फिर भी यही बात पूरी तरह नहीं जमी। तुम्हें इसमें क्या खटक रहा है? मैंने उससे पूछा। अगर वही दोषी है मिस्टर चार्ल्स, तो उनके लिए असली इंसुलिन की बोतल रखना बहुत आसान था। दरअसल अगर उसने ऐसा किया होता मिस्टर चार्ल्स, तो उसके लिए असली इंसुलिन की बोतल बाद में रख देना, यानी दूसरी बोतल रख देना बहुत आसान होता। सच कहूँ तो अगर वही दोषी है तो समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, बात तो सही है। इंसुलिन की बोतलें तो बहुत होंगी। ओ हाँ, भरी भी और खाली भी। और अगर उसने ऐसा किया होता तो 10 में से 9 बार डॉक्टर को शक ही न होता। इंसान में एस्पिरिन पॉइजनिंग के बाद पोस्टमार्टम से बहुत कम चीज़ें पता चलती है। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर ने इंसुलिन चेक किया, सोचा शायद ताकत या मात्रा गलत हो, और तभी उन्हें तुरंत पता चला कि ये इंसुलिन नहीं था। तो लगता है, मैंने सोचते हुए कहा, कि मिसेस लेनाइट्स या तो बहुत मूर्ख थी या फिर बहुत चालाक। मतलब ये भी हो सकता है
कि वो चाहती हो कि लोग यही सोचे, कोई औरत इतनी मूर्ख तो हो ही नहीं सकती, और क्या विकल्प है, कोई और शकी। डैड ने शांति से कहा, घर में प्रैक्टिकली हर कोई ये कर सकता था। इंसुलिन हमेशा अच्छे भंडार में रहती थी, कम से कम 15 दिन का स्टॉक। किसी ने उसमें छेड़छाड़ की हो और बॉटल वापस रखती हो, ये जानते हुए कि कभी न कभी उसका इस्तेमाल होगा, और हर कोई उन बॉटलों तक पहुंच सकता था। हाँ, उन्हें ताला भी नहीं लगाया जाता था। वो दवाई की अलमारी में बाथरूम में एक खास शेल्फ पर रखी जाती थी। घर का हर आदमी वहां आ जा सकता था। कोई मजबूत कारण? मैंने पूछा। डैड ने लंबी सांस ली। डियर चार्ल्स, एरिस्टाइड लेनाइट्स बहुत अमीर आदमी था। उसने अपने परिवार को पहले ही काफ़ी पैसा दे दिया था, लेकिन शायद किसी को और चाहिए था। लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो उसकी मौजूदा पत्नी होती है। उसके नौजवान दोस्त के पास पैसा है क्या? नहीं, एकदम गरीब, चर्च माउस जैसा। अचानक मेरे दिमाग में घंटी बजी। मुझे सोफिया का नर्सरी राइम याद आया। पूरा राइम दिमाग में गूंज उठा। There was a crooked man, and he went a crooked mile. He found a crooked sixpence beside a crooked stile. He had a crooked cat, which caught a crooked mouse, and they all lived together in a little crooked house. मैंने टैवर्नर से पूछा, मिसेस लेनाइट्स आपको कैसी लगती है? आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? उसने धीरे धीरे जवाब दिया, कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो आसान नहीं है, बहुत चुपचाप रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या सोच रही है, लेकिन आराम से जीना उन्हें पसंद है। इस पर मैं कसम खा सकता हूँ। मुझे उनकी याद दिलाती है, बिल्कुल एक बिल्ली की, बड़ी सी, आराम से गुनगुनाने वाली। हाँ, लेकिन बिल्लियों के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है, बिल्लियाँ अच्छी होती हैं। उसने आह भरी। जो हमें चाहिए, उसने कहा, वो है सबूत। हाँ, मैंने सोचा, सबूत तो हम सब चाहते थे कि मिसेस लेनाइट्स ने ही अपने पति को जहर दिया। सोफिया चाहती थी, मैं चाहता था, और चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर भी यही चाहता था। तब तो सब कुछ साफ हो जाता, लेकिन न सोफिया को यकीन था, न मुझे, और न टैवर्नर को। अगले दिन मैं टैवर्नर के साथ थ्री गेबल्स गया। मेरी स्थिति कुछ अजीब सी थी। सच कहूँ तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं था, लेकिन मेरे डैड कभी भी पारंपरिक नहीं रहे। मेरी एक पहचान थी। मैंने युद्ध की शुरुआती दिनों में स्पेशल ब्रांच के साथ काम किया था। ये मामला जाहिर है बिल्कुल अलग था, लेकिन मेरे पिछले काम ने मुझे एक तरह की आधिकारिक पहचान दे दी थी। मेरे पिता ने कहा, अगर हमें ये केस सुलझाना है तो हमें घर के अंदर से जानकारी चाहिए। हमें उस घर के लोगों को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से समझना होगा, और वो काम तुम ही कर सकते हो। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने सिगरेट का टुकड़ा रागदान में फेंकते हुए कहा, मैं पुलिस का जासूस हूँ। सोफिया से, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार और भरोसा करती है, या कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ, उससे मुझे गुप्त जानकारी निकालनी है। डैड थोड़े चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने तेजी से कहा, ईश्वर के लिए साधारण दिमाग मत लगाओ। पहले ये बताओ, क्या तुम सच में मानते हो कि सोफिया ने अपने दादा को मारा है? बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम बेवकूफ़ी है। ठीक है, हम भी ऐसा नहीं सोचते। वो कई सालों से बाहर थी। उसके और उसके दादा के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। उसकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी है। अगर वो तुम्हारे सगाई के बारे में सुनते तो मुझे पूरा यकीन है कि खुश होते, और शायद शादी में अच्छा खासा धन भी देते। हमें उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन एक बात पक्की समझ लो, अगर ये मामला साफ नहीं हुआ तो वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। जितना तुमने मुझे बताया है उससे मुझे पूरा भरोसा है। और याद रखो, ये ऐसा जुर्म है जिसे शायद कभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सके। मुझे लगता है कि पत्नी और उसका नौजवान प्रेमी इसमें शामिल है, लेकिन ये साबित करना अलग बात है। अब तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को पेश करने लायक कोई भी केस नहीं है, और जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक शक हमेशा बना रहेगा। ये बात तुम भी समझ रहे हो, है ना? हाँ, मैं समझ रहा था। फिर डैड ने शांति से कहा, क्यों न सीधे उससे पूछ लो।
मतलब सोफिया से पूछूं क्या मैं चुप हो गया। डैड अब जोर जोर से सिर हिला रहे थे। हाँ हाँ, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सोफिया को बताए बिना अंदर से बात निकालो। उससे साफ साफ कहो कि तुम क्या कर रहे हो, देखो वो क्या कहती है। और इस तरह अगला दिन आया जब मैं चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर और डिटेक्टिव सार्जेंट लैम्ब के साथ स्विनली डीन की ओर कार चला कर गया। गोल्फ कोर्स से थोड़ा आगे हम एक गेटवे में मुड़े। मुझे लगा युद्ध से पहले यहाँ बड़े शानदार गेट होंगे, लेकिन देशभक्ति या ज़बरदस्ती ने उन्हें हटा दिया था। हम एक लंबी घुमावदार ड्राइव से ऊपर गए जिसके दोनों ओर रोडोडेंड्रॉन्स के फूल लगे थे, और फिर घर के सामने कंकड़ बिछे आंगन में पहुंचे। ये अविश्वसनीय था। मैं सोचने लगा, इसे 3 गेबल्स क्यों कहा गया? 11 गेबल्स कहना सही होता। घर देखने में अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था और मुझे वजह समझ आई। असल में ये एक कॉटेज, छोटा देहाती घर था जिसे हद से ज़्यादा बड़ा कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे कॉटेज को एक बहुत बड़े आवर्धक शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के बीम, आधा लकड़ी का डिज़ाइन, गेबल्स, छज्जे, सब कुछ देखकर लगा कि ये एक क्रोकेड हाउस, टेढ़ा मेढ़ा घर है जो रातों रात मशरूम की तरह उग आया हो। और हाँ, मैं समझ गया, ये किसी ग्रीक रेस्टोरेंट चलाने वाले आदमी का इंग्लिश होम बनाने का आइडिया था। लेकिन घर एक किले जितना बड़ा था। मैंने सोचा, पहली मिसेस लेनाइट्स ने इसे देखकर क्या महसूस किया होगा। शायद उनसे कभी राय भी नहीं ली गई थी। ये उनके विदेशी एग्जॉटिक पति का छोटा सा सरप्राइज रहा होगा। शायद उन्होंने इसे देखकर डरते हुए सांस ली होगी या शायद मुस्कुराई होगी, लेकिन लगता है वो यहाँ खुशी से ही रही होगी। थोड़ा भारी भरकम नहीं लगता? इंस्पेक्टर टैवर्नर ने कहा। बिल्कुल, लेनाइट्स ने इसमें काफ़ी कुछ जोड़वा दिया था, जैसे 3 अलग अलग घर हो, रसोई आदि सब कुछ। अंदर से तो ये एक लग्जरी होटल जैसा है। तभी सोफिया सामने वाले दरवाजे से बाहर आई। उसके सिर पर हैट नहीं थी। उसने हरे रंग की शर्ट और ट्वीड स्कर्ट पहनी थी। मुझे देखते ही वो ठिठक गई। तुम? उसने आश्चर्य से कहा। मैंने कहा, सोफिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हम कहाँ जा सकते हैं? एक पल को लगा कि वो मना करेगी, लेकिन फिर वो मुड़ी और बोली, इस तरफ। हम लॉन से होते हुए नीचे चले। सामने स्विनली डीन का नंबर 1 कोर्स दिख रहा था। एक पहाड़ी पर चीड़ के पेड़ों का झुंड और उसके पार धुंधली सी देहात की तस्वीर। सोफिया मुझे एक रॉक गार्डन में ले गई जो अब कुछ उपेक्षित था। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी जिस पर बैठना बहुत असुविधाजनक था। हम वहीं बैठ गए। वो बोली, तो? उसकी आवाज़ हौसला देने वाली नहीं थी। मैंने सब कुछ कह डाला। वो बहुत ध्यान से सुनती रही। उसके चेहरे से साफ नहीं पता चल रहा था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन जब मैंने आखिरकार बोलना बंद किया तो उसने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता, उसने कहा, बहुत समझदार आदमी है। डैड की अपनी खूबियाँ है, पर मुझे तो ये बहुत बुरा ख्याल लगता है। लेकिन उसने मुझे बीच में रोका। ओ नहीं, उसने कहा, ये बुरा ख्याल बिल्कुल नहीं है। ये ही एक चीज़ है जो सच में काम आ सकती है। तुम्हारे पिता चार्ल्स अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो तुमसे भी ज़्यादा जानते हैं। अचानक लगभग निराशा से उसने एक मुट्ठी दूसरे हाथ की हथेली पर मार दी। मुझे सच्चाई जाननी चाहिए। मुझे सब कुछ जानना है, हमारे लिए। लेकिन डार्लिंग, सिर्फ हमारे लिए नहीं चार्ल्स, मुझे अपने मन की शांति के लिए जानना है। देखो चार्ल्स, मैंने कल रात तुम्हें नहीं बताया, पर सच्चाई ये है, मैं डर रही हूँ। डर रही हो? हाँ, डर डर डर। पुलिस सोचती है, तुम्हारे पिता सोचते हैं, सब सोचते हैं कि ये ब्रेंडा ने किया। संभावना तो यही है। हाँ, संभावना है, मुमकिन है। लेकिन जब मैं कहती हूँ शायद ब्रेंडा ने किया, तो मुझे पता है कि मैं बस खुद को तसल्ली दे रही हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे सच में ऐसा नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता? मैंने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता, तुमने सब बाहर से सुना है, जैसा मैंने चाहा था। अब मैं तुम्हें अंदर से दिखाऊंगी। मुझे बस महसूस होता है कि ब्रेंडा वैसी इंसान नहीं है।
वो ऐसी औरत नहीं है जो कभी खुद को खतरे में डाल दे। वो अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो इस नौजवान का क्या? लॉरेंस ब्राउन। लॉरेंस तो बिल्कुल डरपोक है, उसके पास हिम्मत ही नहीं है। मुझे शक है। हाँ, हम सच में जानते तो नहीं, लोग कभी कभी चौंका सकते हैं। हम उनके बारे में जो सोचते हैं वो कभी कभी बिल्कुल गलत निकलता है। हमेशा नहीं, पर कभी कभी। लेकिन फिर भी ब्रेंडा, उसने सिर हिलाया। वो हमेशा से वैसा ही बर्ताव करती रही है जैसा उसके स्वभाव में है। मैं उसे हारेम टाइप कहती हूँ। उसे बस बैठना अच्छा लगता है, मिठाई खाना, अच्छे कपड़े और गहने पहनना, सस्ते उपन्यास पढ़ना और सिनेमा जाना। और अजीब लगता है ये कहना जब सोचो कि वो ग्रैंडफादर 85 साल के थे। लेकिन मुझे सच में लगता है कि ब्रेंडा उनसे थोड़ी रोमांचित थी। उनमें एक ताकत थी, समझ रहे हो? शायद वो औरत को ये एहसास दिला सकते थे कि वो किसी रानी जैसी है, सुल्तान की चहेती। मुझे लगता है, हमेशा लगता है कि उन्होंने ब्रेंडा को ऐसा महसूस कराया कि वो कोई रोमांटिक और ख़ास औरत है। औरतों के साथ वो हमेशा होशियार रहे हैं और ये एक तरह की कला है जो चाहे जितनी उम्र हो खोती नहीं है। मैंने अभी ब्रेंडा की बात को छोड़ दिया और सोफिया की उस बात पर लौटा जिसने मुझे परेशान किया था। तुमने क्यों कहा, मैंने पूछा, कि तुम डर रही हो? सोफिया हल्की सी कांपी और अपने हाथों को कसकर दबाया। क्योंकि ये सच है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। यह बहुत ज़रूरी है चार्ल्स कि तुम्हें ये समझा सकूं। देखो, हम बहुत अजीब परिवार हैं। हमारे अंदर बहुत निर्दयता है और अलग अलग तरह की निर्दयता। यही सबसे परेशान करने वाली बात है, अलग अलग तरह की। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उसने और जोश से कहना शुरू किया। मैं कोशिश करती हूँ साफ बताने की। उदाहरण के लिए दादाजी, एक बार वो हमें अपने बचपन के बारे में स्मिर्ना की बातें बता रहे थे। उन्होंने बड़े ही साधारण ढंग से बताया कि उन्होंने 2 आदमियों को चाकू से मार दिया। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात थी, कोई बड़ी बेइज्जती हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उनके लिए ये बस एक सामान्य घटना थी। वो लगभग इसे भूल चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में बैठकर इस तरह की बात इतने सहज ढंग से सुनना बहुत अजीब था। मैंने सिर हिलाया। ये एक तरह की निर्दयता है, सोफिया बोली। और फिर थी मेरी दादी। मुझे उनका थोड़ा ही याद है, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि उनमें वो निर्दयता थी जो कल्पना की कमी से आती है। सारे फॉक्स हंटिंग वाले पूर्वज, पुराने जनरल जो बस गोली मार दो वाले सोच रखते थे, पूरी तरह से अहंकार और शक्ति से भरे हुए, और जिंदगी मौत के फैसले लेने से ज़रा भी नहीं डरते थे। क्या ये कुछ दूर की बातें नहीं है? मैंने कहा। हाँ शायद, लेकिन मुझे हमेशा उस तरह के लोग डरावने लगते हैं। वो शक्ति से भरे होते हैं लेकिन निर्दयी भी होते हैं। और फिर मेरी अपनी माँ, वो एक अभिनेत्री है, वो बहुत प्यारी है, लेकिन उनमें ज़रा भी संतुलन की समझ नहीं है। वो उन बेखबर स्वार्थी लोगों में से है जो हर चीज़ को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि वो उन्हें कैसे प्रभावित करती है। ये कभी कभी काफ़ी डरावना होता है, तुम जानते हो। और फिर है क्लेमेंसी, अंकल रॉजर की पत्नी। वो वैज्ञानिक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च कर रही है। वो भी निर्दयी है, लेकिन ठंडी और बिना किसी भावना वाली तरह से। अंकल रॉजर बिल्कुल उल्टे हैं। वो दुनिया के सबसे दयालु और प्यारे इंसान हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत भयानक है। गुस्से में उनका खून खौलने लगता है और फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर है मेरे पिता। उसने लंबा विराम लिया। पिता, उसने धीरे से कहा, शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। कभी पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। वो कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते। शायद ये माँ की बहुत ज़्यादा भावुकता से बचने का एक अनजाना तरीका है, लेकिन कभी कभी ये मुझे थोड़ा परेशान कर देता है। डार्लिंग, तुम बेवजह अपने आप को परेशान कर रही हो, मैंने कहा। अंत में बात यह है कि शायद हर कोई हत्या करने में सक्षम हो सकता है। शायद ये सच है, मुझ में भी, तुम में नहीं। ओह हाँ चार्ल्स, तुम मुझे अपवाद नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि मैं किसी की हत्या कर सकती हूँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो किसी वास्तव में महत्वपूर्ण कारण के लिए होना चाहिए। मैं तब हंस पड़ा।
मैं रोक नहीं सका और सोफिया मुस्कुराई। शायद मैं मूर्ख हूँ, उसने कहा, लेकिन हमें दादाजी की मौत के सच का पता लगाना ही होगा। हमें ये करना ही होगा। काश ये केवल ब्रेंडा ही होती। मैं अचानक ब्रेंडा लेनाइट्स के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करने लगा। अध्याय 5। हमारी ओर बढ़ते हुए एक लंबी शख्सियत तेजी से चलते आ रही थी। उस पर एक पुराना फटा हुआ फ्लैट हैट, एक अजीब आकार की स्कर्ट और भारी जर्सी थी। आंटी एडिथ, सोफिया ने कहा। वो आकृति एक दो बार रुकी, फूलों की ओर झुककर देखा, फिर हमारी ओर बढ़ी। मैं खड़ा हो गया। ये चार्ल्स हेवर्ड है, आंटी एडिथ, मेरी आंटी मिस डी हेवलैंड। आंटी एडिथ हेवलैंड लगभग 70 साल की महिला थी। उनके गंदे सलेटी बाल थे, चेहरा मौसम की मार के कारण झुर्रीदार था और उनकी नज़रें तीक्ष्ण और पैनी थीं। कैसे हैं आप? उन्होंने कहा। आपके पिता कैसे हैं? मैंने आपके बारे में सुना है, पूरब से वापस आए हो। मैं थोड़ी हैरानी से कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें जब वो लड़का था तब से जानती हूँ, मिस डी हेवलैंड ने कहा। उनकी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप थोड़े थोड़े उनके तरह ही दिखते हैं। क्या आप हमारी मदद करने आए हैं या किसी और चीज़ के लिए? मैं मदद करने आया हूँ, मैंने थोड़ी असहजता से कहा। उन्होंने सिर हिलाया। हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जगह पुलिस वालों से भरी हुई है, हर जगह बाहर निकल पड़ते हैं। कुछ प्रकारों को पसंद नहीं आते। एक लड़का जो अच्छे स्कूल गया हो, उसे पुलिस में नहीं जाना चाहिए। हाल ही में म्योनरा किनोल का लड़का देखा, ट्रैफिक रोक रहा था मार्बल आर्च पर। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। वो सोफिया की ओर मुड़ी और बोली, नैनी तुम्हें बुला रही है सोफिया। फिश। ओह, परेशान कर दिया, सोफिया ने कहा। मैं जाकर फ़ोन करके देखती हूँ। वो तेज़ कदमों से घर की ओर चल पड़ी। मिस डी हेवलैंड मुड़ी और धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगी। मैं उनके साथ कदम मिला लिया। पता नहीं नैनीस के बिना हम सब क्या करते, मिस डी हेवलैंड ने कहा। लगभग हर किसी के पास एक पुरानी नैनी होती है। वे वापस आती है, धोती और इस्त्री करती है, खाना बनाती है और घर का काम संभालती है। वफादार। ये नैनी मैंने खुद चुनी थी कई साल पहले। वो झुकी और हरे लताधारी पौधों को जोर से खींचा। घिनौनी चीज़, बाइंडवीड, सबसे बुरी जड़ी बूटी, घेरती है, उलझाती है और इसे ठीक से हटाया नहीं जा सकता, ज़मीन के अंदर फैल जाती है। उन्होंने अपनी एड़ी से उस हरे पौधे के मट्टी को जोर से कुचला। ये एक गंभीर मामला है चार्ल्स हेवर्ड, उन्होंने कहा। वो घर की ओर देख रही थी। पुलिस इसके बारे में क्या सोचती है? शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए। अजीब लगता है सोचने में कि अरिस्टाइड को जहर दिया गया। वैसे भी ये अजीब लगता है कि वो अब नहीं रहा। मुझे वो कभी पसंद नहीं था, कभी नहीं, लेकिन उसकी मौत की सोच के आदत नहीं पड़ती। घर कितना खाली लगता है। मैं कुछ नहीं बोला। उनकी कठोर बातों के बावजूद एडिथ डी हेवलैंड स्मृतिमयी मूड में लग रही थी। आज सुबह सोच रही थी, मैं यहाँ बहुत समय से रह रही हूँ, 40 साल से ज़्यादा। जब मेरी बहन की मौत हुई तब आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था 7 बच्चे और सबसे छोटा केवल 1 साल का। उन्हें किसी और के हाथों पर छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या कर सकती थी? एक असंभव शादी, निश्चित रूप से। मुझे हमेशा लगता था कि मार्सिया शायद जादू टोना में फंसी हुई थी। बदसूरत आम विदेशी बच्ची। उन्होंने मुझे पूरा हाथ दिया, ये मैं कहूँगी। नर्सें, शिक्षिका, स्कूल और सही से स्वास्थ्यवर्धक बच्चों का खाना। ये अजीब मसाले वाले चावल के व्यंजन नहीं जो वो खाते थे। और तब से आप यही हैं? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, कुछ अजीब है। मैं शायद जा सकती थी जब बच्चे बड़े हो गए और शादी कर ली। शायद सच कहूँ तो मुझे बाग में दिलचस्पी हो गई थी। और फिर फिलिप था। अगर कोई आदमी किसी अभिनेत्री से शादी करता है तो उसे घर का जीवन नहीं मिल सकता। नहीं समझती कि अभिनेत्रियों के बच्चे क्यों होते हैं। जैसा ही बच्चा जन्म लेता है वे भाग जाती है और कहीं दूर जैसे एडिनबर्ग में रिपर्टरी में खेलती है। फिलिप ने समझदारी दिखाई, यहाँ अपनी किताबों के साथ रह गया। फिलिप लेनाइट्स क्या करते हैं? किताबें लिखते हैं। नहीं समझ आती क्यों? कोई नहीं पढ़ता। सब कुछ अस्पष्ट ऐतिहासिक विवरणों के बारे में।
तुम्हें शायद उनके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, है ना? मैंने स्वीकार किया। बहुत सारा पैसा मिला है, यही वजह है, मिस डी हेवलैंड ने कहा। लोगों को पागलपन छोड़कर अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। क्या उनकी किताबें पैसा कमाती है? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि वो कुछ विशेष कालखंडों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें अपनी किताबों से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्टाइड ने उन्हें लगभग 1 लाख पौंड, कुछ असाधारण रकम छोड़ दी थी ताकि मृत्यु कर से बचा जा सके। एरिस्टाइड ने उन्हें सबको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। रॉजर एसोसिएटेड कैटरिंग चलाते हैं। सोफिया को बहुत अच्छा भत्ता मिलता है। बच्चों का पैसा उनके नाम की ट्रस्ट में रखा है, तो उनकी मौत से किसी को खास फ़ायदा नहीं होता। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा। होता है, सभी को और पैसा मिलता है, लेकिन शायद वे इसे मांगते तो वैसे भी पा सकते थे। क्या आपको पता है उन्हें किसने जहर दिया, मिस डी हेवलैंड? उसने अपनी खास शैली में जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई बोर्जिया तरह का व्यक्ति घूम रहा हो। मुझे लगता है कि पुलिस बेचारी ब्रेंडा पर शक लगाएगी। आप नहीं सोचती कि ऐसा करना सही होगा? मैं बता नहीं सकती। वो हमेशा मुझे एक अजीब तरह की बेवकूफ़ और सामान्य युवती लगी है। काफ़ी पारंपरिक, जहर देने वाली जैसे नहीं। फिर भी आखिरकार अगर 24 साल की युवती लगभग 80 साल के आदमी से शादी करती है, तो ये स्पष्ट है कि वो उसके पैसे के लिए शादी कर रही है। सामान्य परिस्थितियों में वह अपेक्षा कर सकती थी कि जल्दी एक धनी विधवा बन जाएगी, लेकिन अरिस्टाइड बेहद मजबूत बूढ़ा आदमी था। उसकी मधुमेह की बीमारी और ज़्यादा बिगड़ नहीं रही थी। वो वास्तव में 100 साल तक जीने जैसा लग रहा था। शायद उसे इंतज़ार करते करते थक गई थी। इस मामले में, मैंने कहा और रुक गया। इस मामले में, मिस डी हेवलैंड ने तेज़ी से कहा, तो सब कुछ लगभग ठीक रहेगा। परेशान करने वाली खबरें होंगी ज़रूर, लेकिन आखिरकार वो परिवार की नहीं है। आपके पास और कोई विचार नहीं है? मैंने पूछा। और कौन से विचार होने चाहिए? मैं सोचने लगा। मुझे शक हुआ कि पुराने फटे फ्लैट हैट के नीचे शायद और कुछ भी चल रहा है। जितना मुझे पता था, उसके अजीब लगभग अस्वंद बोलचाल के पीछे मुझे लगा एक बहुत चालाक दिमाग काम कर रहा था। एक पल के लिए मैंने ये भी सोचा कि क्या मिस डी हेवलैंड ने खुद एरिस्टाइड लेनाइट्स को जहर दिया हो। ये विचार असंभव नहीं लगा। मेरे दिमाग में वो तरीका था जिसमें उसने अपनी एड़ी से बाइनविट को ज़मीन में इतनी निर्दयता से कुचला था। मुझे वो शब्द याद आया जो सोफिया ने इस्तेमाल किया था, निर्दयता। मैंने एडिथ डी हेवलैंड की तरफ एक झलक चुराई। अगर पर्याप्त और सही वजह हो, लेकिन एडिथ डी हेवलैंड के लिए क्या पर्याप्त और सही वजह मानी जाएगी? इसका जवाब देने के लिए मुझे और अच्छी तरह जानना पड़ेगा। अध्याय 6। सामने का दरवाज़ा खुला था। हम उससे होकर अंदर गए और एक काफ़ी चौड़ी हॉल में पहुँचे। ये सादगी से सजा हुआ था, अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ, गहरे ओक और चमकता हुआ पीतल। पीछे जहाँ आमतौर पर सीढ़ियाँ होती, वहाँ एक सफ़ेद पैनल वाली दीवार थी और उसमें एक दरवाज़ा था। ये मेरे जीजा का हिस्सा है, मिस डी हेवलैंड ने कहा। नीचे का फ्लोर फिलिप और मैग्दा का है। हम बाईं तरफ एक दरवाजे से बड़े ड्राइंग रूम में गए। वहाँ हल्के नीले पैनल वाली दीवारें थी। फर्नीचर भारी ब्रोकेट से ढका हुआ था और हर मेज़ और दीवारों पर अभिनेताओं, नर्तकों और रंगमंच के दृश्यों और डिज़ाइनों की तस्वीरें लगी थी। मैंटल पीस के ऊपर बैलों, नर्तकियों की डेगास पेंटिंग लगी थी। वहाँ फूलों की भरमार थी। बड़े भूरे क्रिसेंथेमम और बड़ी गुलदस्तियाँ थी। मुझे लगता है, मिस हेवलैंड ने कहा, कि आप फिलिप से मिलना चाहते हैं। क्या मैं फिलिप से मिलना चाहता था? मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं केवल सोफिया से मिलना चाहता था। ये मैं कर चुका था। उसने बूढ़े आदमी की योजना को पूरी तरह समर्थन दिया था, लेकिन अब वह दृश्य से हट गई थी और शायद कहीं फ़ोन कर रही थी मछली के बारे में। मुझे ये नहीं बताया कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या मुझे फिलिप लेनाइट से एक युवक की तरह मिलना चाहिए जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, या एक आम मित्र की तरह जो अचानक आया हो, ज़रूरी नहीं ऐसे समय में, या पुलिस के सहयोगी की तरह?
मिस डी हेवलैंड ने मुझे सोचने का समय नहीं दिया। वास्तव में ये कोई सवाल नहीं था, बल्कि अधिक एक कथन था। मैंने देखा कि मिस डी हेवलैंड सवाल करने से ज़्यादा बात कहने में रुचि रखती थी। हम लाइब्रेरी चलेंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम से बाहर निकाला, एक कॉरिडोर के साथ और एक दरवाजे से अंदर ले गए। ये एक बड़ा कमरा था, किताबों से भरा हुआ। किताबें केवल बुक केसेस तक सीमित नहीं थी, छत तक जाती थी। वे कुर्सियों, मेज़ों और फर्श पर भी थी, फिर भी उनमें कोई अव्यवस्था नहीं लग रही थी। कमरा ठंडा था, उसमें एक खुशबू की कमी थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। वहाँ पुरानी किताबों की नमी और थोड़ी सी मोम की खुशबू थी। कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या मिस कर रहा था। ये तंबाकू की खुशबू थी। फिलिप लेनाइट्स धूम्रपान नहीं करते थे। जैसे ही हम अंदर आए, वो अपनी मेज़ के पीछे से उठ खड़ा हुआ। लगभग 50 साल का लंबा आदमी, असाधारण रूप से सुंदर। सभी ने एरिस्टाइड लेनाइट्स की बदसूरती पर इतना जोर दिया था कि किसी कारण से मुझे लगा था कि उसका बेटा भी बदसूरत होगा, लेकिन इस परफेक्ट रूप के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। सीधा नाक, दोष रहित जबड़े की रेखा, हल्के भूरे बाल जिनमें कुछ सफ़ेदी झलक रही थी और जो अच्छी तरह से आकार वाले माथे के पीछे और झुकते थे। ये चार्ल्स हेवर्ड है फिलिप, एडिथ डी हेवलैंड ने कहा। हेलो। मुझे नहीं पता था कि उसने कभी मेरे बारे में सुना भी या नहीं। उसने जो हाथ मुझे दिया वो ठंडा था, उसका चेहरा बिल्कुल रुचिहीन था। इससे मैं थोड़ा नर्वस हो गया। वो वहाँ खड़ा था, धैर्यवान। वे भयानक पुलिस वाले कहाँ हैं? मिस डी हेवलैंड ने पूछा। क्या वे यहाँ आए थे? मुझे लगता है चीफ इंस्पेक्टर। उसने मेज़ पर रखे कार्ड की ओर देखा। टैवर्नर अभी मुझसे बात करने आने वाले हैं। वो अभी कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं आंटी एडिथ। ऊपर शायद, ब्रेंडा के साथ। मैं सच में नहीं जानता। फिलिप लेनाइट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कहीं भी हत्या हुई हो। यह असंभव सा लगता है। मैग्दा अभी उठी है? मुझे नहीं पता। वो आम तौर पर 11 बजे से पहले नहीं उठती। यही तो उसके जैसा ही लगता है, एडिथ हेवलैंड ने कहा। वो आवाज़ मुझे फिलिप लेनाइट्स की पत्नी की लगी। वो तेज़ बोलने वाली ऊंची आवाज़ थी और बहुत जल्दी पास आ रही थी। मेरे पीछे का दरवाज़ा फट से खुला और एक महिला अंदर आई। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया कि ऐसा लगे कि 3 महिलाएं आई हों बजाय एक के। एक लंबी सिगरेट होल्डर में सिगरेट पी रही थी और एक पीच रंग की सैटिन नेगलिजी पहन रखी थी जिसे वो एक हाथ से ऊपर उठाए रख रही थी। उसके पीठ पर टीशियन बालों की लहर बह रही थी। उसका चेहरा लगभग चौंकाने वाला था, जैसे आजकल बिना मेकअप महिलाओं का चेहरा होता है। उसकी आंखें नीली और बहुत बड़ी थीं और वो तेज़ी से हस्की और आकर्षक आवाज़ में स्पष्ट उच्चारण के साथ बोल रही थी। डार्लिंग, मैं ये नहीं सह सकती। मैं सच में नहीं सह सकती। बस सोचो, नोटिस है इसके बारे में। अभी तो ये अखबारों में नहीं आया है, लेकिन आएगा ही। और मैं बिल्कुल तय नहीं कर पा रही कि मुझे इंक्वेस्ट में क्या पहनना चाहिए। बहुत ही सादा, लेकिन काला नहीं। शायद डार्क पर्पल, या मेरे पास कोई कूपन भी नहीं बचा। मैं उस आदमी का एड्रेस खो चुकी हूँ जो मुझे ये बेचता था। तुम जानते हो, वो गैराज किसी जगह शाफ्ट्सबरी एवेन्यू के पास। और अगर मैं कार से वहाँ जाऊँ तो पुलिस मेरे पीछे जाएगी और शायद सबसे ऑकवर्ड सवाल पूछेगी, है ना? मैं मतलब क्या कह सकते हैं? तुम कितने शांत हो फिलिप। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम अब इस घर को छोड़ सकते हैं? स्वतंत्रता, फ्रीडम। ओह, कितना बुरा लगता है उस बूढ़े स्वीटी के लिए। हम कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाते। अगर वो जिंदा होता। वो सच में हम पर फिदा था, है ना? भले ही ऊपर वाली महिला ने हमारे बीच परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूँ कि अगर हम चले जाते और उसे उसके हाल पर छोड़ देते तो वो हमें सब कुछ से बाहर कर देता। ओह बूढ़ा आदमी, बूढ़ा स्वीटी पाए, लगभग 90 का था। पूरा फैमिली फीलिंग भी उस महिला के सामने टिक नहीं सकता था। तुम जानते हो फिलिप, मुझे सच में लगता है कि ये एडिथ थॉम्सन खेलने की कोशिश करती है। ये मर्डर हमें बहुत एडवांस पब्लिसिटी देगा। ब्लैंकस्टाइन ने कहा कि वो थेस्पियन, वो बोरिंग प्ले माइनस के बारे में जो वर्स में है,
कभी भी शुरू हो सकती है। ये रोल शानदार है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं कि मुझे हमेशा कॉमेडी नाटक करने चाहिए मेरी नाक की वजह से, लेकिन मुझे पता है ईडिथ थॉम्सन में भी बहुत कॉमेडी है। ऑथर शायद ये नहीं जानता, कॉमेडी सस्पेंस को और बढ़ाती है। मुझे पता है इसे कैसे प्ले करूँगी, साधारण आखिरी पल तक। और फिर उसने हाथ फैलाया, सिगरेट होल्डर से गिर गई और फिलिप के पॉलिश्ड मैगोनी टेबल पर गिरकर चलने लगी। फिलिप ने बिना भाव दिखाए उसे उठाया और बास्केट में फेंक दिया। और फिर मैग्दा लेनाइट्स ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई, चेहरा सख्त हो गया। बस खतरा। उसके चेहरे पर डर था। वो लगभग 20 सेकंड तक रहा। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ, मुरझा गया, जैसे कोई भ्रमित बच्चा रोने लगा हो। अचानक जैसे किसी स्पॉन्ज से सब भावना मिटा दी गई। उसने मुझसे व्यावसायिक अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तरीका है ईडिथ थॉम्सन को प्ले करने का? मैंने कहा कि मुझे लगता है यही सही तरीका है ईडिथ थॉम्सन को प्ले करने का। उस समय मुझे बहुत धुंधली तरह याद था कि ईडिथ थॉम्सन कौन थी, लेकिन मैं सोफिया की माँ के साथ अच्छी शुरुआत करना चाहता था। वाकई मैं ब्रेंडा जैसी ही, है ना? मैग्दा ने कहा। तुम जानते हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मैं इंस्पेक्टर को बता दूँ? डेस्क के पीछे वाला आदमी हल्का सा बोहे चढ़ा गया। मैग्दा, इसके लिए तुम्हें उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने कहा। तुम उसे जो चाहो बता सकती हो। नहीं देखना? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। लेकिन ज़रूर मुझे उसे देखना है। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम कितने संवेदनशील हो। तुम डिटेल्स की इम्पोर्टेंस नहीं जानते। वो जानना चाहेगा कि सब कुछ कैसे हुआ और कब हुआ, सारी छोटी छोटी चीज़ें जो उस समय नोटिस की गई थी। माँ, सोफिया ने दरवाज़ा खुला करते हुए पार किया। इंस्पेक्टर को बहुत सारी झूठी बातें बताना। सोफिया डार्लिंग, मैं जानती हूँ कि तुम सब रेडी कर चुकी हो और सबसे सुंदर अभिनय करने को तैयार हो, लेकिन तुमने इसे गलत समझा है, पूरी तरह गलत। नॉनसेंस, तुम नहीं जानती। मैं जानती हूँ। तुम्हें इसे बिल्कुल अलग तरीके से प्ले करना होगा। सबड्यूड, बहुत कम बोलना, सब रोक कर रखना, अलर्ट रहना, फैमिली की सुरक्षा करना। मैग्दा लेनाइट्स का चेहरा किसी बच्ची की कन्फ्यूजन दिखा रहा था। डार्लिंग, उसने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। इसे यही छोड़ दो, यही ठीक है, सोफिया ने कहा, और उसकी माँ के चेहरे पर हल्की सी खुशी की मुस्कान दिखी। सोफिया ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट बनाई है, ड्राइंग रूम में है। ओह अच्छा, मैं भूखी हूँ। वो डोरवे में रुक गई। तुम नहीं जानते, उसने कहा, और उसके शब्द या तो मुझसे या मेरे पीछे जुड़े बुकशेल्फ से लग रहे थे। कितना प्यारा लगता है एक बेटी का होना। और इसके साथ ही वो बाहर चली गई। ईश्वर जाने, मिस डी हैवलैंड ने कहा, वो पुलिस से क्या कहेगी? वो ठीक रहेगी, सोफिया ने कहा। वो कुछ भी कह सकती है, फिक्र मत करो, सोफिया ने कहा। मैं प्रोड्यूसर हूँ और वो उसी तरीके से प्ले करेगी जैसा प्रोड्यूसर कहे। वो अपनी माँ के पीछे चली गई, फिर लौटकर बोली, पापा, यहाँ चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर आपको मिलने आए हैं। चार्ल्स यहाँ रहे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना? मुझे लगा कि फिलिप लेनाइट्स के चेहरे पर हल्की सी कन्फ्यूजन दिख रही थी। उसने कुछ अस्पष्ट आवाज़ में मुरमुराया, ओह बिल्कुल बिल्कुल। चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर अंदर आए, मजबूत, भरोसेमंद और व्यावसायिक तत्परता के साथ, जो किसी तरह शांति देने वाला आदमी लग रहा था। थोड़ी असुविधा है, उनका अंदाज ऐसा लग रहा था। और फिर हम हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएंगे। हम यहाँ व्यर्थ समय नहीं बिताना चाहते, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बिना कोई शब्द बोले सिर्फ कुर्सी को मेज़ के पास खींचकर ये कैसे दिखाया, लेकिन असर हुआ। मैं थोड़ा दूर ध्यान न खींचते हुए बैठ गया। हाँ चीफ इंस्पेक्टर, फिलिप ने पूछा। मिस डी हैवलैंड अचानक बोली, क्या आपको मेरी ज़रूरत नहीं है चीफ इंस्पेक्टर? अभी नहीं मिस डी हैवलैंड, बाद में, अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो। बिल्कुल, मैं ऊपर चली जाऊँगी। वो बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो चीफ इंस्पेक्टर, फिलिप ने फिर दोहराया, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं और मैं आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे भरोसे से बता सकता हूँ
कि हमारी शंका सही साबित हुई है। आपके पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उनकी मौत फाइसोस्टिग्मिन, जिसे सामान्यतः एसिडिन कहा जाता है, की अधिक मात्रा लेने से हुई थी। फिलिप ने सिर झुकाया। उसने कोई खास भावना नहीं दिखाई। क्या इसका मतलब आपको कुछ सूचित करता है? ट्रैवलर ने आगे कहा। इससे क्या सूचित होना चाहिए? मेरी अपनी राय है कि मेरे पिता ने जहर गलती से लिया होगा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है मिस्टर लेनाइट्स? हाँ, मुझे ये पूरी तरह संभव लगता है। वे लगभग 90 साल के थे और उनकी दृष्टि भी बहुत कमज़ोर थी। तो उन्होंने अपनी आंखों की ड्रॉप की बोतल का सारा पानी इंसुलिन की बोतल में डाल दिया। क्या यह आपको सच में अजीब नहीं लगता मिस्टर लेनाइट्स? फिलिप ने उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा और भी भावहीन हो गया। ट्रैवलर ने आगे कहा, हमने आंखों की ड्रॉप की बोतल पाई, खाली, कूड़ेदान में। उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। ये खुद में एक अजीब बात है। सामान्य तौर पर वहाँ उंगलियों के निशान होने चाहिए थे। ज़रूर आपके पिता के, शायद उनकी पत्नी या नौकर के। फिलिप लेनाइट्स ने देखा। नौकर के बारे में क्या? उन्होंने कहा। जॉनसन के बारे में क्या? क्या आप जॉनसन को संभावित अपराधी बता सकते हैं? उसके पास अवसर था, लेकिन जब हम मकसद की बात करते हैं तो अलग कहानी है। आपके पिता उसकी हर साल बोनस बढ़ाते थे। हर साल बोनस। आपके पिता ने साफ कर दिया था कि ये किसी भी राशि के बदले है जो वे वसीयत में छोड़ सकते थे। अब 7 साल की सेवा के बाद बोनस हर साल काफ़ी बड़ी राशि बन गई है और अभी बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर यह जॉनसन के हित में था कि आपके पिता जितनी लंबी उम्र जी सके उतना अच्छा। इसके अलावा उनका संबंध बहुत अच्छा था और जॉनसन की पिछली सेवा का रिकॉर्ड भी उत्तम है। वो पूरी तरह कुशल और वफादार नौकर है। वो रुके। हम जॉनसन पर शक नहीं कर सकते। फिलिप ने भावहीन आवाज में उत्तर दिया। समझ गया। अब मिस्टर लेनाइट्स, शायद आप मुझे अपने पिता की मौत वाले दिन की पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल चीफ इंस्पेक्टर, मैं उस दिन पूरे समय यही इसी कमरे में था, खाने के समय को छोड़कर। क्या आपने अपने पिता को देखा? मैंने नाश्ते के बाद उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, जैसा मेरी आदत थी। उस समय आप उनके साथ अकेले थे? मेरी सौतेली माँ कमरे में थी। क्या वो बिल्कुल सामान्य लगे? हल्के तंज के साथ फिलिप ने उत्तर दिया। उन्हें ये नहीं पता था कि उसी दिन उन्हें मारा जाएगा। क्या आपके पिता का हिस्सा इस घर से पूरी तरह अलग है? हाँ, इसका एकमात्र रास्ता हॉल में लगे दरवाजे से है। क्या वो दरवाज़ा बंद रखा जाता है? नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं देखा कि यह बंद रखा गया हो। क्या कोई भी आसानी से इस हिस्से और उस हिस्से के बीच जा सकता है? बिल्कुल, ये केवल घरेलू सुविधा के लिए दृष्टिकोण से अलग था। आपने सबसे पहले अपने पिता की मौत के बारे में कैसे सुना? मेरे भाई रॉजर, जो ऊपर की मंजिल के पश्चिमी पंख में रहता है, दौड़ते हुए नीचे आया और बताया कि मेरे पिता को अचानक दौरा पड़ा है। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वो बहुत बीमार लग रहे थे। तो आपने क्या किया? मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बाहर थे, लेकिन मैंने उन्हें संदेश छोड़ दिया कि वे जल्द से जल्द आ जाए। फिर मैं ऊपर गया और फिर मेरे पिता स्पष्ट रूप से बहुत बीमार थे। डॉक्टर के आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। फिलिप की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। ये केवल तथ्य बताने वाला बयान था। बाकी परिवार कहाँ था? मेरी पत्नी लंदन में थी। वो थोड़ी ही देर में वापस आई। मुझे लगता है सोफिया भी उस समय मौजूद नहीं थी। 2 छोटे बच्चे, यूस्टिस और जोसेफिन, घर पर थे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे मिस्टर लेनाइट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पिता की मौत आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करेगी। मैं समझता हूं कि आप सभी तथ्य जानना चाहते हैं। मेरे पिता ने हमें कई सालों पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया था। मेरे भाई को उन्होंने एसोसिएटेड कैटरिंग, उनकी सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन और मुख्य शेयरधारक बनाया था और उसका प्रबंध पूरी तरह उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने मुझे वो राशि दी जिसे उन्होंने बराबर माना। वास्तव में मुझे लगता है ये 15 लाख पाउंड के विभिन्न बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ में थी, ताकि मैं इसे अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकूं। उन्होंने मेरी 2 बहनों को भी बहुत उदार राशि दी, जो अब नहीं रही। लेकिन उन्होंने अपने लिए अब भी बहुत धन रखा? नहीं, वास्तव में उन्होंने अपने लिए केवल साधारण आय ही रखी
उन्होंने कहा कि इससे उन्हें जीवन में रुचि बनी रहेगी। इस समय से फिलिप के होठों पर हल्की मुस्कान आई। विभिन्न व्यवसायों के परिणाम स्वरूप वो पहले से भी अधिक अमीर बन गए। आप और आपके भाई यहाँ रहने आए, क्या ये किसी पैसों की समस्या की वजह से था? बिल्कुल नहीं, ये केवल सुविधा का मामला था। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हम उनके साथ घर बना सकते हैं। घरेलू कारणों से ये मेरे लिए सुविधाजनक था। मैं भी, फिलिप ने जानबूझकर जोड़ा, अपने पिता के बहुत करीब था। मैं 1937 में अपने परिवार के साथ यहाँ आया। मैं किराया नहीं देता, लेकिन अपने हिस्से का टैक्स देता हूँ। और आपके भाई? मेरा भाई यहाँ ब्लिट्स के कारण आया, जब 1943 में उनका लंदन का घर बमबारी से नष्ट हो गया था। अब मिस्टर लेनाइट्स, क्या आपको अपने पिता की वसीयत के बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी वसीयत फिर से बनाई। मेरे पिता कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें परिवार का बहुत ख्याल था। उन्होंने परिवार की बैठक बुलाई जिसमें उनके वकील भी मौजूद थे, और उन्होंने हमारी जानकारी के अनुसार वसीयत के नियम स्पष्ट किए। आप शायद पहले से जानते होंगे, मिस्टर गेट्सकिल ने आपको अवश्य बताया होगा। लगभग मेरी सौतेली माँ को पहले से मिली बहुत उदार शादी की राशि के अलावा 1 लाख पाउंड बिना टैक्स के छोड़े गए। उनकी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा गया, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए, और तीसरा 3 पोते पोतियों के लिए ट्रस्ट में। संपत्ति बड़ी है, लेकिन मृत्यु के बाद टैक्स बहुत भारी होंगे। नौकरों या दान के लिए कुछ छोड़ा गया? कुछ भी नहीं। नौकरों को उनकी सेवा में रहने पर हर साल बढ़ोतरी दी जाती थी। आपको मुझे पूछने की अनुमति दे, वास्तव में पैसे की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लेनाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं, आयकर थोड़ा भारी है, लेकिन मेरी आय मेरे और मेरी पत्नी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मेरे पिता अक्सर हम सभी को उदार उपहार देते थे। कोई भी आपातकाल आता तो वह तुरंत मदद करते। फिलिप ने ठंडी और स्पष्ट आवाज़ में कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मेरे पिता की मौत की कोई वित्तीय वजह नहीं थी। चीफ इंस्पेक्टर, मुझे खेद है मिस्टर लेनाइट्स अगर आपको लगा कि मैंने कुछ सुझाव दिया, लेकिन हमें सभी तथ्य जानना होगा। अब मुझे आपको कुछ संवेदनशील सवाल पूछने होंगे। ये आपके पिता और उनकी पत्नी के संबंधों से जुड़े हैं। क्या वे कुशल थे? जहाँ तक मुझे पता है, पूरी तरह। कोई झगड़े नहीं? मुझे नहीं लगता। उम्र में बहुत अंतर था? हाँ था। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे, अपने पिता की दूसरी शादी से आप सहमत थे? मुझे इसकी अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये कोई जवाब नहीं है मिस्टर लेनाइट्स। चूँकि आप इस बात पर जोर दे रहे हैं, मैं कहूँगा कि मैंने शादी को अविवेकपूर्ण समझा। क्या आपने अपने पिता से इसके बारे में विरोध किया? जब मैंने इसके बारे में सुना तो ये पहले से तय था। आपको थोड़ा झटका लगा, है ना? फिलिप ने उत्तर नहीं दिया। इस मामले में कोई बुरा महसूस हुआ? मेरे पिता को जो मन था वही करने की पूरी स्वतंत्रता थी। आपकी और मिसेस लेनाइट के रिश्ते अच्छे रहे? पूरी तरह। क्या आप उनके साथ दोस्ताना थे? हम बहुत कम मिलते थे। मुख्य निरीक्षक ट्रेवनर ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। क्या आप मुझे मिस्टर लॉरेंस ब्राउन के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे डर है मैं नहीं बता सकता। वो मेरे पिता द्वारा नियुक्त थे, लेकिन उन्हें आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था मिस्टर लेनाइट्स। सही है। मेरा बेटा बचपन की लकवा से प्रभावित था। सौभाग्य से हल्का मामला, और उसे पब्लिक स्कूल भेजना उचित नहीं समझा गया। मेरे पिता ने सुझाव दिया कि वो और मेरी छोटी बेटी जोसेफिन का निजी शिक्षक होना चाहिए। उस समय विकल्प सीमित थे। इस युवक की योग्यताएं संतोषजनक थी। मेरे पिता और मेरी चाची, जो हमेशा बच्चों की देखभाल करती थी, संतुष्ट थे और मैंने सहमति दी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनकी पढ़ाई ईमानदारी और पर्याप्त रही। उनका रहने का स्थान आपके पिता के हिस्से में है, यहाँ नहीं। ऊपर अधिक जगह थी। क्या आपने कभी, मुझे खेद है कि मैं पूछ रहा हूँ, लॉरेंस ब्राउन और आपकी सौतेली माँ के बीच कोई मित्रता देखी? मुझे ऐसा देखने का अवसर नहीं मिला। क्या आपने इस विषय पर कोई अफवाह सुनी? मैं अफवाह या गपशप नहीं सुनता, चीफ इंस्पेक्टर। बहुत अच्छा, निरीक्षक ट्रेवनर ने कहा। आपने कोई बुरा नहीं सुना और नहीं बोल रहे। अगर आप ऐसे कहना चाहे तो हाँ, चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर ट्रेवनर उठा। ठीक है, उसने कहा। बहुत धन्यवाद मिस्टर लेनाइट्स।
मैं बिना ध्यान खींचे उनके पीछे कमरे से बाहर चला गया। हाँ, ट्रैवलर ने कहा, बहुत ठंडा आदमी है।